नमस्कार मित्रों और बोलिए जय माता दी। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और साथ ही साथ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों के जीवन में अधिकतम खुशियाँ लाएं और आप में एक नई ऊर्जा का संचार करें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय माता दी। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं NTA नेट JRF की क्लासेस और तैयारी हो रही है हमारे बहुत अच्छे तरीके से। आज हम पहुंच चुके हैं यूनिट 6 पर और यूनिट 6 जो है वो निबंध उपन्यास का यूनिट है। हम लोग गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के पिछली क्लासेस देखिए ताकि आपको ये सब पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी परीक्षा में यह उपन्यास। इसमें से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते रहे हैं। तो मित्रों, हम देखेंगे कि जो उपन्यास है इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। मैं प्रत्येक वीडियो आपको बताती हूँ। गोबर, होरी, धनिया, सोना, मेहता, जुनिया, मालती, राय साहब, तंखा साहब, ये तमाम प्रकार के इसमें पात्र हैं। और ये कथा जो है इसमें जो चल रही है, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देती हूँ। एक तरफ तो इसमें चल रहा है पूंजीपति यानी अमीर वर्गों की कहानी चल रही है और दूसरी तरफ एक गरीब वर्ग किसान का प्रतिनिधित्व कर रहा है होरी, जो कि एक गाय की अभिलाषा लिए हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। गाय किसी प्रकार से आती है और उसका भाई जो भोला होता है वो गाय को विष खिला देता है। गाय मर जाती है। फिर उसे गाय मरने के बाद वो खेती नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज लग जाता है। और उसका जो बेटा रहता है गोबर, जिसके यहाँ से होरी गाय लेकर आया था भोला, उसी की विधवा बेटी को लेकर के चला आता है। अमनदीन उसके साथ विवाह कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है, जिससे उसका जो समाज था वो सुरुष्ट हो जाता है और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात होरी क्या करता है कि यानी जो चलता है गाँव में, उसको डांड की रकम देनी पड़ती है। तो डांड की रकम देने के लिए अपने खेतों का पूरा अनाज दे देता है, अपना घर भी गिरवी रख देता है। इस तरीके से यहाँ एक तरफ तो गरीबी चल रही है और दूसरी तरफ आप देखेंगे मेहता, मालती, राय साहब, तंका साहब, इन लोगों के यहाँ इतना अमीरी है कि 1000 रुपये ये लोग शर्त लगा करके मिस मालती को देते हैं, वो भी सिर्फ ओंकार शास्त्री को शराब पिलाने के बदले में। तो मित्रों, उसके बाद देखिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम होता है। फिर सारे लोग जंगल में जा कर के ग्रामीणों के साथ एक दिन के लिए शिकार खेलने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तंखा साहब और राय साहब, खन्ना साहब और मिर्जा शेख, मिस मालती और मेहता, ये सारे लोग जाते हैं। 3 टोली बनाई जाती है, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो अभी तक हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर मिस मालती और मेहता की स्टोरी चल रही है। यानी वो लोग शिकार करने के चक्कर में एक नदी के किनारे पहुँच गए हैं, जहाँ पर वहाँ जंगल में एक महिला मिलती है जो कि बहुत ही सज्जनता के साथ इन लोगों की सेवा करती है, खाने के लिए बनाती है। कि मिस मालती जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है और मेहता जो है वो अत्यधिक जो है प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें उसमें एक अलग प्रकार की विशेष अनुभूति हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह सेवा भक्ति जो है वो सहज है, वह उस औरत को देवी का स्वरूप समझ रहे हैं, जबकि मालती जो है उससे चिढ़ी हुई है। तो हम उसी में चलेंगे और आगे उसका भाग देखेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो महिला थी मिस मालती ने कहा था उनके सिर में दर्द हो रहा है, आधे सिर में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए जड़ी बूटी लेके आती है। लेकिन मिस मालती उसकी उपेक्षा करती है, वो जड़ी बूटी नहीं लगाती। उन्हें क्रोध आ रहा होता है, वो बहुत जल्द ही जो है पहुंचना चाहती हैं अपने कार के पास। वो महिला कहती है कि आप रुक जाइए, मैं आपके लिए रोटियां बना देती हूँ, खा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। तो इसीलिए वो अंदर आती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप पढ़िए, देखिए, हमारे साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भैंपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा जल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तू जाकर गाड़ी ला।
युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की नजरों से देखा। यह क्या चाहती है, इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारी मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी। तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा। अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी। बता, तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है। तो तुझे उन्हीं राय साहब के हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने 2-4 कौर निकले थे कि मालती की यह बातें सुनी। कौर कंठ से अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडिया मर्दों को पसंद आती हैं जिनमें और कोई गुण हो या ना हो। उनकी टहल दौड़ दौड़कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को तो कहा। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती हूँ वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है। मैं समझती थी कि वह पुरुषत्व कम से कम तुम में नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे। मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी ने जो इतने मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे न जाने दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाटा था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना टिगने इकहारे रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ दूर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, कुछ स्वभाव से शांतिप्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उनकी इतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 माहवार पटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह भी कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देकर उस पर लट्टू हुई जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी। मैं उन्हें खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता। यह तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर तो जान देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्जाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा। हालांकि हंसी की कोई बात न थी, मगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागेगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उसे आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। और इन सब अजगरों को भक्ष देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं,
यह सब मैं जानता हूँ, मगर यह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को न रोक सका, जेल गया, लाखों रुपए की जेलबारी उठाई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर क्या करूं। जिन व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूं कि किस तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या ना होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसको सर्वनाश समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रथ क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी था। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझे पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखें तो पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराइयाँ हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर चाहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय नहीं कर सका। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़े सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका, क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चलने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक तो शिकार भी मिला था और निशाना खाली रह गया। एक हत्या से बचे। आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए, हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी? कुछ 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं हैं। रुपए जितने चाहे मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर न कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी। 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफे की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल सकती है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा हो जाता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग अच्छा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरदर्शी लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफे का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। 2-1 बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्यदक्षता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है। उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उसके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए।
तरह तरह के प्रश्न बनते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच जाते हैं, जैसे मकोई, कंघी, सहदैया, कुकरौंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घमची आदि। हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता जाता था। यह मकोई है सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहा। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इनके सरफियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागर हूँ, यह शायद आपको मालूम नहीं। तो यार वह मंत्र हमें सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से, मेरी सारगिदी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से सबका पाला पड़ता है, सबा का नहीं, उनसे मिलजुल होता रहता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बटुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बंधुओं पर 1 रुपये में अगर 10-20 बंधुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुराई है? जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल आते हैं। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। जिस बूटी में जो गुड़ चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और उनकी लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। आप आएंगे तो उनसे मिलाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल 1 बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी यह सारी घटनाएं छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कहा सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सब को ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो, मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो, देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है उसके लिए वह भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का क्या और उपाय है? लेकिन जब वो सन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों सन्यास लिया है? उन्होंने सन्यास कब लिया है साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेश का तत्व है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। विचार स्वातंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आता। आपकी आइए तो उनसे बातें हो। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसे सुंदर व्याख्या करते हैं कि मनमुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिलता? वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे। खन्ना ने कहा, यह क्या करते हो आप? खामखा उसे छेड़ रहे हो। कहीं लौट क्या पड़ेगा, वही ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे?
शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया, ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। आप अच्छा तो आप खुशी से लौट सकते हैं, अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से गिलहरी भी निकल आती तो चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रहे थे, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फार्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फार्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनके ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था, उनसे ज़्यादा उत्साही कोई मेंबर नहीं था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रियायत करना नहीं जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि टाल ठोकर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और वह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का, कि औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआवला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, तुम झाड़कर निकल जाने बड़े सिद्धस्त थे। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें। ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलोजान से उसका काम करते, 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था, कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलट फेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग कितनी उनकी नीति पसंद न करे, पर स्वभाव से इतने नम्र थे कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने लायक दिन नहीं है, आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। आपके चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, आपकी मैं खड़ा ना हूँगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुक्त की बबक कौन करे, फायदा ही क्या? मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तान हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जाता है, उसे 10,000 मील कर उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल में बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूंगा। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं और व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास ना जाऊंगा। मेरा प्रोपेगंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा।
मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार नहीं था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महिपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी। मित्रों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग जो है फिर मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए और सब कुछ याद करते जाइए। हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे उपन्यास के अगले भाग में। इसके लगभग मुझे लगता है इसके कम से कम 20 या 25 से भाग हो ही जाएंगे। बहुत बड़ा उपन्यास है, इसीलिए मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया। ये वाला खत्म हो जाए तो कोई और उपन्यास स्टार्ट करूँ, ठीक है मित्रों। आपको जो भी राय हो, सुझाव हो, आप जो कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताएं। तो एक बार फिर से बोलिए प्रेम से जय माता दी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।